Hello students, this is Lavkus Kumar. I hope you will be hale and hearty and enjoying the blessings of your parents and elders. Today I am here with you a poem of class 9, The Road Not Taken by Robert Lee Frost. इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस पोएम की बैकग्राउंड क्या थी, ये पोएम क्यों लिखी गई थी, and what is the real importance of the poem. So let us read and know about what is the background and what is the importance of the poem in our life. इस पोएम को लिखने से पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो 1912 to 1915 के बीच में लंदन में रहे और लंदन में जिस समय ये रह रहे थे उस समय इनके बड़े अच्छे वहाँ पर दोस्त बन गए जिनका नाम एडवर्ड थॉमस था। उनका नाम एडवर्ड थॉमस नाम के इनके दोस्त थे। बड़े अच्छे ये 1912 से लेकर के 1915 के बीच में ये दोनों साथ साथ में टहलने जाते थे और टहलते टहलते काफ़ी दूर तक जाया करते थे। इनकी इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक सब कुछ हुआ करती थी। एक दिन क्या होता है कि ये दोनों लोग टहल रहे होते हैं और एक वहाँ पर फॉर्क आ जाता है, डाइवर्जन आ जाता है। वहाँ पर ये जब डाइवर्जन आता है तो इनके जो दूसरे दोस्त यानी जो एडवर्ड थॉमस हैं, ही इज़ एक्सट्रीमली सरप्राइज व्हाट टू डू नाउ। वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि अब करना क्या है। वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस रास्ते पर हमें मूव ऑन करना चाहिए। तो इसी के संदर्भ को लेकर के, इसी कॉन्टेक्स्ट में पोएम लिखी गई है 1915 में। ये एक जोक के रूप में पोएम लिखी गई जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का रिप्लाई है एडवर्ड थॉमस को कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इतना सीरियस और फैसले कैसे लिए जाते हैं, ये छोटे बच्चों का काम होता है। हम जो बड़े होते हैं वो सोच समझ के आसानी से फ़ैसले लेते हैं, उसमें इतना सरप्राइज़ होने की, इतना इंटेंसिफाई होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था और इस पोएम को लिखा गया इसलिए क्योंकि वो थॉमस जो थे वो अक्सर लैमेंट करते थे कि वो रास्ता हमने चुना और वो छोड़ दिया और काश हमने वो रास्ता लिया होता। सो दिस वाज द रिस्पॉन्स टू हिज फ्रेंड। और बात ये है कि ये पोएम जो है बहुत ही फ़िलोसॉफ़िकल पोएम है। फ़िलोसॉफ़िकल पोएम होने के साथ साथ ये एक ऐसी पोएम है जो मिसअंडरस्टूड पोएम है, वाइडली मिसअंडरस्टूड पोएम है। बहुत सारे लोग इसका कुछ मीनिंग कुछ निकालते हैं, कहीं कुछ निकालते हैं, जबकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद ही कहा है कि ये उतनी सीरियस पोएम नहीं है जितनी कि लोग इस कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं, यानी कि जिसको हम रीडर रिस्पॉन्स थियरी कहते हैं वो वाली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है कि रीडर जो है वो पढ़ने के बाद में वो बैकग्राउंड नहीं समझ रहा, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई इस चीज़ को ना देखते वो सीधे लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है, जिससे समझ में आता है कि पोएम बहुत डेप्थ में गई हुई है। हम ऑथर के बारे में जाने तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो थे वो 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और जनवरी 29, 1963 को इनकी डेथ हो गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ मिला हुआ था, 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज़ इन्हें मिला था। और 1924 पहला मिला, फिर 1931, 1937 एंड 1943। कुछ इनकी जो पोएम्स हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, अगली क्लास 10th में भी लगी हैं, जैसे 10th में जो है फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो लगी हुई है। इनकी एक पोएम मेंडिंग द वॉल विर्चेस आफ्टर एप्पल पिकिंग और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, ये सारी पोएम्स हैं इनकी। और ये जो पोएम्स हैं ये बड़ी ही अच्छी फ़िलोसॉफ़िकल अच्छी पोएम्स हैं। इस पोएम को पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि ये जो पोएम ओरिजिनली पब्लिश हुई थी तो अगस्त 1915 में
पब्लिश हुई थी, लेकिन दी अटलांटिक मंथली नाम की मैगज़ीन थी, उसमें पब्लिश कराई गई थी। फिर इसको जब रीपब्लिश कराया गया तो 1916 में इसको माउंटेन इंटरवल नाम की जो मैगज़ीन थी उसमें पब्लिश कराया गया। सो फर्स्ट टाइम जब पब्लिश कराई गई 1915 में, तो इसमें जो लाइन नंबर 13 है, इसकी लाइन नंबर 13 जहाँ पर ये केप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले मार्क्ड लिखा होता था शुरुआती में, यानी लाइन नंबर 13 में मार्क्ड होता था। और जहाँ पर ये अपनी आई लिखी है लाइन नंबर 18 में, आई के बाद में डैश नहीं कॉमा हुआ करता था। तो दो चेंजेस किए गए 1916 में जब ये माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुई 1916 में। तो एक तो इसका जो लाइन नंबर 13 में है, यानी कि जहाँ पर केप्ट है वहाँ पर पहले मार्क्ड हुआ करता था, और लाइन नंबर जो 18 है जहाँ पर आई के बाद में डैश लगा है, वहाँ पर आई के बाद में कॉमा लगा हुआ करता था। तो अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी पोएम द रोड नॉट टेकन। ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम का मतलब होता है कि जिसमें हम किसी चीज़ का सिंबल लेते हैं, कोई चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करती है, उसका लिटरल मीनिंग ना लेकर के सिंबॉलिक मीनिंग। तो इसमें रोड्स जो हैं वो ऑप्शंस, चॉइसेस, डिसीजंस के रूप में हैं। रोड्स का मतलब पाथ से नहीं है, रोड का मतलब डिसीजन से है, चॉइसेस से है। थीम इस पोएम की ये है कि जो मेन मैसेज है इस पोएम का वो ये है कि पोएट ये बताना चाहता है कि हमें जो भी चॉइसेस लेनी चाहिए, हमें जो भी डिसीजंस लेने चाहिए, वो हमारे फ्यूचर और हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए हमें जो भी डिसीजन लेने चाहिए वो बड़ी ही वाइजली लेने चाहिए, अदरवाइज़ देयर विल बी नथिंग एंड वी विल रिपेंट ओवर इट। हम बहुत पछताएंगे एंड वी कैन नॉट डू, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि जब व्हेन इट इज़ डन मीन्स इट इज़ डन, जब ये हो जाता है ना तो फिर चांस नहीं होता है कुछ वापस लौटने का। सो उनका यही कहना है कि जो डिसीजंस होते हैं, जो हमारी चॉइसेस होते हैं, दैट डिसाइड आवर फ्यूचर, वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पोएम द रोड नॉट टेकन। स्टेंजा नंबर पहला, इसको हम जब काउंट करते हैं तो स्टेंजा नंबर 5, पहले में 5 लाइन है, दूसरे में भी 5 हैं, तीसरे में भी 5 है, चौथे में भी, यानी ओवरऑल 20 लाइन्स है। 5 लाइन का एक स्टेंजा है। और इस स्टेंजा के बारे में जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनका हम पोएम के बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं। तो लिखा है पहली लाइन में, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। पोएट कहता है कि ही इज़ स्टैंडिंग एट अ सच प्लेस वेयर द रोड्स आर डाइवर्जिंग। जहाँ पर जो रोड्स हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, जो रोड्स हैं वो सेपरेट हो रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इन अ येलो वुड, येलो वुड मीन्स एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर रास्ते जो हैं वो बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज्ड किए गए हैं। कुछ 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ऐसा है जिस पर बहुत सारे लोग गए हुए हैं, एक ऐसा है जो जिस पर कम लोग गए हैं, यानी अनयूज्ड रास्ता है वो पहले की तुलना में। सो ही इज़ स्टैंडिंग एट सच अ प्लेस वेयर देयर आर लीव्स आर फॉलिंग एंड दे आर येलो। मीन्स ये ऑटम का सीज़न है, वो जंगल में खड़ा है और वो कह रहा है कि येलो वुड में खड़े हुए हैं और वहाँ पर रोड्स जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड ही इज़ रियली वेरी वेरी सॉरी टू से दैट ही इज़ ओनली वन पैसेंजर, ही इज़ ओनली वन ट्रैवलर एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रैवल ऑन द बोथ। वो अकेला ही है और वो दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। इसके लिए वो बहुत सॉरी है, गिल्टी फील कर रहा है। एंड लॉन्ग आई स्टूड, और कहता है कि लॉन्ग आई स्टूड मीन्स मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड आई लुकड डाउन ऑन एज वन एज फार एज आई कुड। एंड लुकड डाउन का मतलब मैंने उस रास्ते को देखा, एज फार एज आई कुड, उतनी दूर तक जितनी दूर तक पॉसिबल था देखना। जहाँ तक मैं उस रास्ते को देख सका वहाँ तक मैंने इस रास्ते को देखा। और कहाँ तक रास्ते को देखा? टू वेयर इट वेंट इन दी अंडरग्रोथ,
मैंने इस रास्ते को वहाँ तक देखा जहाँ तक ये रास्ता मुड़ा नहीं, यानी कि ये रास्ता जहाँ तक सीधा रहा, जहाँ तक वहाँ तक हमने देखा। एंड व्हेन इट वेंट इन दी अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब झाड़ियों में, स्मॉल प्लांट्स बुशेस में जब ये चला गया तो उसके आगे हमें दिखाई नहीं पड़ा, वहाँ तक हमने इस रास्ते को देखा। सो फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया कि वो एक ऐसे रास्ते पर खड़ा है जो डाइवर्ज हो रहा है और वो अकेला ट्रैवलर है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हिम टू ट्रैवल ऑन द बोथ रोड्स। और इसके लिए वो सॉरी भी है और कहते हैं कि लुक्ड डाउन ऑन एज फार एज आई कुड, और वो उस रास्ते को जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक उसने देखा। फिर ये रास्ता अंडर ग्रोथ में जा कर के, प्लांट्स में, बुशेस में जा कर के कहीं दूसरी तरफ मुड़ गया और उसके बाद वो देख नहीं सका। पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 कहते हैं कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। कहता है तब क्या किया कि मैंने जो दूसरा वाला रास्ता था, जस्ट एज फेयर, ये भी बिल्कुल वैसा ही था, उतना ही था, वैसे ही था, बिल्कुल रास्ता दिख रहा था जैसे पहले वाला रास्ता दिख रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कहते हैं कि शायद अगर इस रास्ते को देखा जाए सो इट वॉज द बेटर क्लेम, मीन्स ऑप्शन, इट वॉज द बेटर चॉइस। ये बेटर ऑप्शन था पहले वाले से मेरे ख्याल से, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। वो कहते हैं कि ये रास्ता जो है वो ग्रासी था, मीन्स इस पर ग्रास थी, इट वॉज नॉट वांटेड वेयर। कहते हैं कि ये चला नहीं गया था, सो इट वॉज वांटेड वेयर। वांटेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, वो चला नहीं गया था, ये अनयूज्ड रास्ता था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कहते हैं हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहाँ से गुजरने के बाद में, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, जब उस रास्ते पर आगे तक चले तो ये पता चलता है कि हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ये रास्ता भी ठीक उसी रास्ते की जैसा, यानी द बोथ ऑप्शंस आर द सेम, लाइक द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑप्शंस। दोनों रास्ते एक जैसे, दोनों ऑप्शन सेम हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ में जो पोएट है वो कहता है कि मैंने क्या किया कि दूसरा वाला रास्ता चुना, और ये दूसरा वाला जो रास्ता था, जो दूसरा वाला चॉइस था, इट वाज बेटर क्लेम, ये बेटर ऑप्शन था मेरे लिए, क्योंकि ये रास्ता कम लोगों ने चुना हुआ था। ये जो रास्ता था इट वाज ग्रासी, ये, और ग्रासी होने का मतलब ये है कि इस पर कम लोग गए थे। वांटेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका यूज़ नहीं किया गया था। तो वो बताना ये चाहता है कि लाइफ में उसने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया जो ऑप्शन कम लोगों ने सेलेक्ट किया, और फिर वो आगे कहता है कि दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, कहता है कि जब उस रास्ते पर चले, आगे बढ़े, तो ऐसा लगा कि द सेकेंड वन मीन्स द लेफ्ट वन वॉज द सेम एज दिस वन, जो छूटा हुआ रास्ता, जिस रास्ते को छोड़ दिया गया, वो रास्ता भी ठीक वैसा ही है। मीन्स दोनों रास्ते में प्रॉस एंड कॉन्स, हानि मुनाफा बराबर ही हैं। वहाँ पर जाते तो वहाँ पर भी शायद सेम चीज़ होती। सो पैराग्राफ नंबर 2 ख़त्म होता है। पैराग्राफ नंबर 3, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और कहते हैं कि उस सुबह दोनों रास्ते इक्वली ले, बोथ द पैसेजेस, बोथ द पाथ्स वर इक्वल, दोनों एक जैसे दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन, इन लीव्स मीन्स पत्तियों पर, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी जो इंसान था, जो ट्रैवलर था, दैट वाज नॉट वॉकड ओवर, उनके ऊपर बिल्कुल चला नहीं था। एंड दे आर नॉट ब्लैक मीन्स वो ब्लैक नहीं है, वो फ्रेश हैं, वो ग्रीन है। तो इससे पता ही चलता है कि ये रास्ता बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल सेम है, इस पर कोई भी चला नहीं है। बट ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और यहाँ पर वो आकर के कहता है कि मैंने जो पहला रास्ता था वो मैंने नहीं चुना, उस रास्ते को मैंने दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। मीन्स जो सेकंड ऑप्शन था, जो सेकंड पाथ था, उसको मैंने चुना, फर्स्ट वाले को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया।
येट नोइंग, कहते हैं हालांकि मुझे ये पता है, आई नो इट वेरी वेल हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कहते हैं कि मुझे ये पता है कि जैसे जैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये रास्ता वापस आए, ये रास्ता हो सकता है अनदर वे, ये दूसरे रास्ते पर मिल जाएगा, ये कहीं दूसरी जगह ले जाएगा। एंड आई डाउटेड आई शुड एवर कम बैक, और मुझे डाउट है कि शायद मैं इस रास्ते पर, जो पहला रास्ता था, इस रास्ते पर शायद कभी वापस ना आ पाऊँ, क्योंकि ये रास्ता वापस लाएगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहा होगा, ये डाउट है। आ भी सकता है बट ही इज़ नॉट कन्फर्म अबाउट, ही इज़ इन डाउट, वो डाउट में है कि शायद मैं ना आ पाऊँ। तो पैराग्राफ नंबर 3 में कहता है कि मैंने दूसरे दिन क्या किया, सेकंड वाले रास्ते को चुना, और ये रास्ता जो था ये बिल्कुल ताज़ा था, इस पर कोई चला नहीं था, ग्रास जो थी बिल्कुल फ्रेश थी, ग्रीन थी, और जब मैं इस पर चला तो मुझे ये पता था कि शायद ये रास्ता दोबारा लौट के नहीं आएगा, मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम ऑन द सेम प्लेस वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी, जहाँ से जर्नी स्टार्ट की वहाँ पर आना शायद मुश्किल होगा, ये मुझे डाउट था। फिर पैराग्राफ नंबर 4, सॉरी पैराग्राफ नंबर ओके 4, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कहते हैं कि साई, साई मीन्स होता है डीप ब्रेथ, साई के साथ में वो डीप ब्रेथ लेकर के, मीन्स वो आह भर रहा होगा कहीं पर, समवेयर एजेस एंड डेजेस, 2 बार इस वर्ड का यूज किया गया, इसलिए किया गया ताकि प्रेशर दिया जा सके, इंटेंसीफाई किया जा सके, इम्पोर्टेंस दिखाई जा सके। कहते कि समवेयर एजेस एंड एजेस, हेंस फ्यूचर में मैं इस बात को बता रहा हूँगा विद अ साई, साई मीन्स इट इज़ नॉट क्लियर दैट ही विल बी हैप्पी और अनहैप्पी, वो दुखी होगा या सुखी होगा, बट ही मस्ट बी टेलिंग, ही मस्ट बी डिस्कसिंग, वो डिस्कस कर रहा होगा 2 रोड्स, क्या कि वंस अपॉन अ टाइम आई रीच्ड एट अ प्लेस वेयर आई फाउंड अ डाइवर्जन, मैं एक ऐसे जगह पर पहुंचा जहाँ पर मैंने एक डाइवर्जन पाया, इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने उस रास्ते को चुना दैट वाज अ लेस ट्रेवल्ड, मीन्स मैंने अपने लाइफ में मेरे 2 ऑप्शन आए और मैंने उस ऑप्शन को चुना जो ऑप्शन कम लोगों ने चुना था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और कहते हैं कि उस ऑप्शन चुनने के बाद में मेरे जो लाइफ में डिफरेंस आया, जो मेरी प्रेजेंट लाइफ है, वो उस ऑप्शन के कारण है। ही इज़ नॉट डिस्कसिंग एनी थिंग दैट ही इज़ नाउ फाइन और नॉट, मीन्स द ऑप्शन दैट ही हैड टेकन इज़ करेक्ट और नॉट, इट इज़ नॉट डिस्कस्ड हेयर, ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया है कि जो उसने ऑप्शन लिया था वो कैसा था, ये कहीं पर गाइड में मेंशन हो कि वो नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, तो ऐसा कहीं पर नहीं है। साई मीन्स डीप ब्रेथ, बट इट इज़ नॉट मीनिंग, इट इज़ नॉट एट ऑल टू से दैट ही इज़ हैप्पी और अनहैप्पी, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं इसमें। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पोएम है, और ये हाईली मिसअंडरस्टूड पोएम है, लोगों ने अपने अपने तरीके से इसके एक्सप्लेन किया, इसके मीनिंग्स निकाले हैं। सो जैसा था इसमें ये बताया गया कि जो चॉइसेस हमने फ्यूचर में की, पास्ट में की हैं, वो चॉइसेस हमें बड़ी ही वाइजली करनी चाहिए, ताकि रिज़ल्ट जो भी हो उसके लिए हमें बाद में पछताना नहीं पड़े। चॉइसेस 2 ही होती हैं, चाहे ये चाहे वो। दूसरा ये भी कहता है कि पॉइंट चाहे इस पर चलें चाहे इस पर चलें, दोनों रास्तों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, दोनों में फ़ायदे और लॉस हैं। इस पर चलोगे तो भी कहीं ना कहीं फ़ायदा और लॉस मिलेगा ही मिलेगा, इस पर चलोगे इस पर भी होगा। तो जो भी है उस समय सोच लें, लास्ट में ऐसा ना हो कि वी हैव टू रिपेंट, हमें पछताना पड़े। सो ये पोएम जो है बेसिकली इसी बारे में बताई गई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस हैं जो यूज की गई हैं उनकी बात कर लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस जिनका यूज किया गया है, पहला तो राइम स्कीम। राइम स्कीम में जो है ये हम चेक करते हैं, पहला लिखा है वुड, इसको हम ए मान लेते हैं।
दूसरा बोथ, इसके साथ में साउंड इसकी मैच नहीं कर रही तो बी मान लेते हैं। स्टूड बिल्कुल ए के साथ मैच कर रही है तो ए मान लिया हमने। और आई कुड ये भी ए के साथ में मैच कर रही, अंडर ग्रोथ और ये जो है वो बोथ के साथ में, यानी कि इसकी जो राइमिंग स्कीम बनेगी वो ए बी ए बी ए बी पहले स्टेंजा में। दूसरे में फेयर यानी ए हो गया, क्लेम बी हो गया, वेयर ये भी ए हो गया, देयर ये भी ए हो गया, सेम क्लेम जैसा मिल रहा बी तो यानी ये भी ए बी है, सॉरी ए बी ए बी। सेम इसमें भी ए बी ए बी, ए बी ए बी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है पूरी पोएम की वो ए बी है। तो पहला तो जो राइम स्कीम है वो ए बी है। फिर इस पोएम में बेहतरीन सिम्बोलिज़म का यूज किया गया है। सिम्बोलिज़म पहले ही बताया कि पोएम सिम्बॉलिक है ये। इसमें जो रोड्स हैं दे रिप्रेजेंट चॉइसेस। रोड्स जो हैं, जो 2 रोड्स लिखा हुआ है उसका मतलब है 2 और मोर चॉइसेस, 2 या अलग अलग जो चॉइसेस हैं, जो आपकी डिसीजंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। मीन्स 2 रोड्स जो हैं आपकी चॉइसेस और डिसीजंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो इट इज़ सिम्बोलिज़म, इट इज़ सिम्बॉलिक पोएम। तीसरा इसमें जो यूज़ किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया गया है वो एनाफोरा का यूज़ किया गया है। एनाफोरा का यूज किया गया है। एनाफोरा वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें लाइन के शुरुआत में ही हम सेम वर्ड का यूज करते हैं। पैराग्राफ नंबर पहला अगर आप ठीक से देखेंगे तो पहली लाइन, सेकंड लाइन में एंड, थर्ड लाइन में एंड, फोर्थ लाइन में भी एंड, तीनों में एंड का यूज किया गया है शुरुआत के ही लाइनों में। तो यहाँ पर ये एनाफोरा दिखाया गया है। अगला जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वो इलिट्रेशन यूज की गई है। और इलिट्रेशन आप लोगों को बताया था हमने कि इलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम जो वोबल साउंड होता है उसको हम कंटिन्यूएशन में यूज करते हैं। जैसे लगातार यूज होता है, उनके बीच में गैप नहीं होता है इलिट्रेशन में, तो उसमें हम यूज करते हैं। जैसे देखते हैं हम यहाँ पर कहाँ कहाँ हमें मिल रहा है। जैसे कि वांटेड वेयर, एक मिनट, जैसे कि इलिट्रेशन में हमें लगातार ढूंढना है तो लगातार ढूंढने में हमने देखा कि वांटेड वेयर, ये इसमें W और W दोनों लगातार आ रहे हैं। इसके बाद में जो आता है वो दिखाई दे रहा है हमें फर्स्ट एंड फॉर, ये दिखाई दे रहा है। यानी फर्स्ट फॉर में FF दोनों आपके रेगुलरली आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन हो गया। और इसके बाद में आता है दो दैट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो एज, कहाँ पर है दो दैट, कहीं पर फॉर दैट द, ये भी आप देख सकते हैं दोनों कि दैट द ये भी यहाँ पर मिल रहा है। तो ये भी आपका जो है एलिट्रेशन है। दो दैट द, ये यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। तो एलिट्रेशन का बेसिकली इसमें और भी हो सकते हैं ऐसे एग्जांपल। एलिट्रेशन का एक्चुअली मतलब ये है कि जहाँ पर जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं वो कंटिन्यूएशन में होते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। अब रिपीटेशन का जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें रिपीटेशन भी यूज किया गया है। रिपीटेशन का जो यूज किया गया है एजेस एंड एजेस, यहाँ पर ये जो है ये इसका यूज किया गया है। और इंजैममेंट का तो यूज किया गया है। इंजैममेंट पहले भी आपको बताया कि इंजैममेंट वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर हम जो सेंटेंस होता है
इंजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो इंजैम्बमेंट जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो ये फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम एक सेंटेंस को अगर उस लाइन में फिनिश नहीं कर पाते हैं पंक्चुएशन मार्क के साथ, जैसे कॉमा, सेमी कॉलन, हाइफन, कुछ भी ऐसा लगा हो जो पंक्चुएशन मार्क अगर वो नहीं लगा होता सेंटेंस में, यानी वो सेंटेंस दूसरी लाइन में भी रन ऑन कर रहा होता है, तो वहाँ पर हम इंजैम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। जैसे लाइन नंबर अपने फर्स्ट पैराग्राफ में ही फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। इस लाइन के पीछे कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया। ये लाइन इसमें भी चली जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है और ये लाइन सीधे फोर्थ में आकर के ख़त्म हो रही है, यानी कि इस पैराग्राफ में इंजैम्बमेंट का यूज किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखते हैं तो यहाँ कॉमा, यहाँ सेमी कॉलन, यहाँ नहीं किया गया और यहाँ पर, तो इसमें भी इंजैम्बमेंट का यूज किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी इंजैम्बमेंट का यूज किया गया है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी इंजैम्बमेंट का यूज किया गया है। तो एक जो पोएटिक डिवाइस इंजैम्बमेंट था इसका भी इसमें यूज किया गया है। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आपको ये पोएम द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड मीन्स द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।